और संघ किसी को आमंत्रित नहीं करता है सर, संघ संघाधिशेष देता है। संघ का आदेश हुआ है कि जो संघ का मेन कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात रखनी है। भैया चाहे आप अगर शांत कर दो तो बहुत अच्छा होगा, ये जरूरी बात है, हम इसको कर लेते हैं, पहले शांति से कर लेते हैं। ये धरती जब से बनी है तब से इसमें जो वॉरफेयर है यानी जो झगड़ा है वो आइडियोलॉजी का है। जिसकी आइडियोलॉजी जितनी ज्यादा मजबूत ये सारा सिस्टम उसका, जिसकी आइडियोलॉजी की बात जितनी ज्यादा होगी यहां के सारे तंत्र उसके। और आइडियोलॉजी आती है आइडेंटिटी से। हम जितने भी यहां लोग बैठे हैं हम सबको अलग 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 आइडेंटिटी में बांटा गया, जो ना हमारी थी, ना हमने मांगी, ना हमने चाही, और जो हमारा कभी भला नहीं कर सकते। और जो हमारी एक आइडेंटिटी थी, हम सबकी जो एक आइडेंटिटी थी समण, कि हम सबके सब समता में रमण करने वाले लोग हुआ करते थे। ये जो हमारा गोल्डन पीरियड है उसकी बात है। हमको कोई ये नहीं बताता कि हमारी शौर्य गाथाएं क्या है, हमारा गोल्डन पीरियड हमारे बारे में क्या कहता है। हमको जो बताते हैं वो बताते हैं कहानी इंटरवल के बाद की, यानी अब से 300 400 500 साल पहले की। उससे पहले की कहानी कोई नहीं बताता। उससे पहले की कहानी कोई नहीं बताता कि सिद्धार्थ गौतम जो थे, जिनके पिता बहुत बड़े खेतीये थे, जिनके जो है खेती खेत हुआ करते थे, जमीन जमीन हुआ करती थी, और जो है उनका सिक्का चला करता था, उनको संघ ने बाहर निकाल दिया था। ये बात कोई नहीं बताता। क्यों बंदे जी, भगवान बुद्ध को संघ से बाहर निकाला था या नहीं? इसका मतलब संघ कब से चल रहा है? बुद्ध से भी पहले से चल रहा है। बुद्ध से भी पहले जो संघ चल रहा था वो इसलिए चल रहा था कि हमारी जो एक आइडेंटिटी थी वो क्या थी? समण। और हमारी आइडियोलॉजी क्या थी? संघ में रहना। तो हमारी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी हमसे जब दूर हुई तो हम टुकड़ों में बिखर गए। हम ऐसे बिखर गए जैसे मोतीचूर का लड्डू गिर गया हो और बिखर गया, फिर नहीं हो समेटे आता, फिर वो लड्डू नहीं बनता। हम ऐसे बिखरते चले। तो जब बुद्ध को संघ ने बाहर निकाल दिया तो ये बात स्थापित होती है कि संघ जो है बुद्ध से पहले था। और जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध ने सबसे पहला काम क्या किया? संघ बनाया। क्योंकि बुद्ध को पता था कि वो कितना भी ज्ञान क्यों ना ले ले, वो सारा का सारा बेकार है अगर वो लोगों तक नहीं पहुंचे। इसलिए बुद्ध ने संघ बनाया। और बुद्ध ने हमेशा कहा संघम शरणं गच्छामि। अगर संघ ना होता तो बुद्ध को कोई नहीं जानता, हम किसी को ना पता होता। ये जो आज हम बैठे हुए हैं, जानकारी है हमको धम्म के बारे में, पंचीर के बारे में, बुद्ध के बारे में, संघ का कमाल है। संघ ना होता तो हमको ना बुद्ध पता होते ना धर्म पता होता। और अगर आप इतिहास में जाएंगे देखेंगे जितने भी लोगों ने संघ में काम किया है, जितने भी लोगों ने संघ बनाए हैं और सोशल स्ट्रक्चर पे काम किया है, बाकी सारी चीजें उनके पीछे अपने आप आई। अगर बुद्ध ने संघ पे काम ना किया होता, सोशल स्ट्रक्चर पे ना काम किया होता, तो अशोक कभी भी महाभारत ना बना पाते। अशोक ने महाभारत बनाया, वो हमारे हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड था। उस गोल्डन पीरियड में अशोक राजा थे, हम सबके सब समण। कितनी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी बनते जी हमारे यहाँ पे? बहुत सारी यूनिवर्सिटी। तो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता कौन था? हम पढ़ाते थे। पढ़ता कौन था? हम पढ़ते थे। अब जब अशोक राजा थे तो सेना भी होगी। उस सेना में सेनापति कौन? और सेना थी तो उसके लिए हथियार भी बनाए होंगे।
करछी, भाले, तलवार बनाए होंगे तो डिजाइन करने वाले कौन? हम लोग। हम। जब देश हमारा, राजा हमारा, यहाँ की भूमि हमारी, यहाँ का व्यापार हमारा, तो व्यापारी कौन? हम। दुनिया की 32% जीडीपी देने वाले कौन? हम। जब व्यापारी हम, पढ़ने वाले हम, अनाथ पिंडक जैसा व्यापारी हम, जिसने सोने की जो है सिक्कों से पूरी जमीन कवर कर दी, जीवक जैसा सर्जन, फिजिशियन हमारा, जिसने जो उस समय में खोपड़ी खोल के इलाज कर देता था, तो ये हमारी गोल्डन गाथाएं हैं, ये हमारा गोल्डन पीरियड है। लेकिन ये गोल्डन पीरियड हमको नहीं बताते। बताएं कैसे? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। हमारी आइडेंटिटी हमसे छीन, तो ये गोल्डन पीरियड हमको नहीं बताते। हमको क्या बताते हैं कि तुम्हारे गले में मटकी थी, तुम्हारे पीछे झाड़ू थी, तुम्हें गांव में नहीं बैठना दिया जाता था, तुम्हें पंचायत में नहीं बैठने दिया जाता था, तुम्हारे साथ उत्पीड़न हुए, तुम्हारे साथ अत्याचार हुए। हमें सिर्फ ये वाली चीजें बताते हैं, क्योंकि ये हमारी शौर्य गाथाएं नहीं है। ये हमारे दिमाग में जब जाती है ना, तो प्रहार करती हैं और बताती हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो कमजोर है, जबकि हमारा बैकग्राउंड कमजोर नहीं है। हमारा बैकग्राउंड बहुत ही गौरवशील, शौर्यवान और बहुत ही मजबूत बैकग्राउंड हमारा है। ये तो बहुत अभी कुछ सालों से, जब से ये जाति नामक बीमारी हमारे बीच में छोड़ी गई, तब से आई है। जाति का मतलब वो जाति नहीं है जो हमें बताई जाती है। पाली में बंदे जी, जाति का मतलब है उत्पत्ति, कि हमारी उत्पत्ति क्या है। तो जाति जो है वो उत्पत्ति है, वो ये जाति नहीं है जो हमें बताई जाती है। जाति अगर आप देखोगे तो किसी दस्तावेज में जाति नहीं मिलती है आपको। जाति अगर आप देखोगे पुराने इतिहासों में जाति नहीं मिलती है आपको। अशोक ने जो शिलान्यास बनवाए उनमें कहीं पे भी जाति नहीं मिलती है आपको। जाति का जिक्र बुद्ध भी नहीं करते। अगर जाति थी तो उस समय में त्रिपिटक में बुद्ध ने किया होता जाति का जिक्र, जातक कथाओं में किया होता जाति का जिक्र, लेकिन जाति का जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। अशोक के गौरवशाली इतिहास में आपको जाति का जिक्र कहीं नहीं मिलेगा। तो जाति बहुत अभी रिसेंटली आई और इसने जो तोड़ने का काम पंचशील ना मानने के माध्यम से हो रहा था। क्योंकि आप अगर झूठ बोलोगे, व्यभिचार करोगे, हत्या करोगे, हत्या का मतलब ये नहीं है कि किसी को मार दिया, मन की हत्या, व्यापार की हत्या, इच्छा की हत्या, आचरण की हत्या, हत्याओं का मतलब ये है आप हत्या करोगे, आप जो है सारे गलत काम करोगे, तो उसका जो असर है वो आपके जीवन में आएगा, वो आपके बच्चों के जीवन में आएगा, वो आपके आने वाली जनरेशन के जीवन में आएगा। वो असर आपके जीवन में आया, आवाज नहीं आई क्या? इससे ना आवाज गूंज रही है, पीछे फटी हुई आवाज आ रही है। अगर मैं तो हमारे जो अच्छे लोग रहे, हमारे जो समता में रमण करने वाले लोग रहे, पंचशील का पालन करने वाले लोग रहे, जब विपरीत विचार हमारे पास आया, समता की विचारधारा के विपरीत विचारधारा का आदमी हमारे पास आया, जो कि था वम करने वाला, यानी विपरीत, यानी बमन। जब वो हमारे पास आया तो उसने हमारे सबसे पहले पंचशील खराब कर दिया। क्या कहानी पढ़ते हैं? एक गरीब याचक ब्राह्मण किसके दरवाजे पे भीख मांगने आया? भाई गरीब याचक है हमारे समणों के समय में, तो किसके दरवाजे पे भीख मांगेगा? हमारे पे ही तो मांगेगा। वो हमारे पास भीख मांगने आया, वो भिक्षा लेने आया। जब वो हमारे पास आया भिक्षा देने, तो भिक्षा देने की कैपेसिटी किसकी थी? हमारी तो थी, हम ही तो दे सकते थे। लेकिन उसने षड्यंत्र करना उसकी नेचर में है। उसने षड्यंत्र करा और सबसे पहले हमारे पंचशील छुड़वाए, क्योंकि जो अपने ईमान का पक्का होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे उसके पास पैसे हैं या नहीं है, सुख सुविधाएं हैं या नहीं है। लेकिन अगर वो अपने ईमान का पक्का है तो उसको सारी चीजें पीछे से अपने आप, तो हमारे पंचशील तोड़े। तो ये समय जब आगे बढ़ा तो हमारे जो जितने भी वीक पॉइंट थे सारे के सारे निकल के आए, क्योंकि एक बार जब गलत काम करने शुरू कर दिए तो सारी चीजें निकल के बाहर आती हैं। वो सारी चीजें हमारी निकल के बाहर आई और हमारा नुकसान होता चला। हम टूटते चले गए, टुकड़ों में बिखरते चले गए। जो हम एक संघ के रूप में रहा करते थे, सारे समण संघ में रहा करते थे, एक साथ रहा करते थे,
अपने आचरण से एक साथ रहते थे, हर शुभ शनिवार को उठते थे, बैठते थे, सब निकट रहते थे। हमने शनिवार को इकट्ठा होना छोड़ दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे हम टूटते चले गए, बिखरते चले गए और बिखरते बिखरते इतने बिखर गए कि और ज्यादा मौका मिला और 6743 जातियों में हम बिखर गए, टूट। बड़े रिवॉल्यूशन हुए, बड़े बड़े विचारक आए, हमारे बहुत सारे महासमण आए जिन्होंने हमको विचार दिए, उन्होंने हमको इकट्ठा करने की कोशिश की, सबने इकट्ठा करने की कोशिश करी। जितने महासमण आए सबने क्या कहा? साधु संगत करो, संग में रहो, संग संग बैठो। बाबा साहब आए, क्या कहा? संगठित रहो। भगवान बुद्ध को बता के गए थे संगम शरणम गच्छामि, संग की शरण में रहना है। लेकिन हम बिखरे इस तरह से कि इकट्ठे नहीं हो पाए। बड़े सालों बाद, बड़ी शिद्दतों के बाद बाबा साहब आए, तो बाबा साहब ने जो हम 6743 टुकड़ों में बिखरे हुए थे उनको इकट्ठा किया, उनको 3 जगह इकट्ठा किया, SC, ST, OBC। ये संवैधानिक टर्म्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स हैं, SC, ST, OBC। इनका जाति से कोई लेना नहीं। जब बाबा साहब हमको 3 जगह इकट्ठा करके गए और हमें बता के गए अब तुम्हें आगे और इकट्ठे होना है, लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद हमारे कुछ बुद्धिजीवी निकल के आए समाज में से। कभी सुना है कि 2 को जोड़ने चले और 4 हो गए? कभी नहीं सुना होगा। लेकिन यहां हुआ ये कमाल का काम कि 6743 जातियों में टूटे हुए लोगों को जब बाबा साहब ने 3 जगह जोड़ा और उनको भी इकट्ठा करने जब आगे चले तो 29 लाख संगठन बन गए, जातियों के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे, हम के नाम पे और भी चीजों के नाम पे। सबकी अपनी अपनी अकल काम करी। किसी को लगा कि हमारा उद्धार शिक्षा से हो सकता है तो शिक्षा का ही काम शुरू कर दिया। किसी को लगा हमारा उद्धार व्यापार से हो सकता है तो उसने व्यापार का ही काम शुरू कर दिया। किसी को लगा कि हमारा उद्धार कोई बिल्डिंग बनवा के, कोई काम करके, कोई संस्था बना के हो सकता है तो उसने वही काम शुरू कर दिया। किसी को लगा हमारा उद्धार जाति के नाम पे संगठन बना के हो सकता है तो उसने वही काम शुरू कर दिया। और ऐसे ऐसे करते करते हमारे 29,06,743 टुकड़े। जो लोग 29,06,743 टुकड़ों में बटे हो, क्या उनका कभी उद्धार हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जो एक आइडेंटिटी है समण, आपने वो तो छोड़ दी। उसके बाद आपने 29,06,743 आइडेंटिटीज पकड़ ली। एक परिवार के लोग अगर अलग अलग आइडेंटिटी पकड़ लेते हैं तो परिवार कमजोर हो जाता है। क्या कहते हैं बड़े बूढ़े जब गांव में मर रहे होते हैं? बाल को हम तो जा रहे हैं, तुम संग संग रहना, तुम इकट्ठे रहना। क्योंकि वो जानते हैं कि साथ रहने की, इकट्ठे रहने की जो ताकत है वो घर से शुरू होती है। जिस गांव में जो कुनबा इकट्ठा रहता है उसकी तूती बोलती है, उसकी तरफ कोई उठा के उंगली नहीं देख सकता, आंख उठा के नहीं देख सकता उसकी तरफ। इसलिए हमारे बड़े बूढ़े समझदार सारे के सारे इनको बता करके गए। लेकिन जितने बुद्धिजीवी थे वो सबके सब इनको लगा कि नहीं ये काम नहीं है, काम ये है, और उन्होंने कर दिया, वो टुकड़े और ज्यादा कर दिए। और हमें क्या बताया कि हमारा एक दुश्मन है, ब्राह्मण हमारा दुश्मन है, वो हमको इकट्ठा होने नहीं देता। यही बताया ना, सबको यही बताया है कि ब्राह्मण हमारा दुश्मन है, वो हमें इकट्ठा होने नहीं देता। आज ये सभा लगी, किसको किस ब्राह्मण ने आने से रोका? किसी ब्राह्मण ने रोका? क्या कभी ब्राह्मण ने ये कहा कि तुम अपने भाई के साथ जाके मत बैठना? क्या तुम्हें कभी ब्राह्मण ने ये कहा कि तुम जो है अपने समाज में दुख सुख के लिए मत जाना? क्या कभी हमको ब्राह्मण ने ये कहा कि एक साथ बैठ के संगति मत करना, संग संग बैठ के गति मत करना? ब्राह्मण ने नहीं कहा। ये हमारे एक्सक्यूजेज हैं, जो हमारे वो लोग हैं जो 29 लाख टुकड़ों में बटे हुए हैं, वो हमको देते आ रहे हैं। हमको जोड़ने चले और खुद टूट गए। काशीराम जी ने जो काम किया वामसेव का, उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि रजिस्ट्रेशन कराते ही किसी का मालिकाना हक साबित हो जाता है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। लेकिन जब टुकड़े हुए तो सबने अपने अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए, और वो एक वामसेव जो थी टुकड़े होते 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 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 26, 29 टुकड़े हो गए। तो हमको जोड़ने चले, आपस में बिछड़ गए। तो ये जो टुकड़े होने की जो प्रक्रिया है,
ये जो हमको बताया गया कि ब्राह्मण ने हमारे टुकड़े करे हैं, ये टुकड़े होने की जो प्रक्रिया है मॉडर्न हिस्ट्री में हमको कभी ब्राह्मण ने टुकड़े करे, ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से टुकड़े हुए। जब ये देखा गया तो समझ आया कि ये जो टुकड़े हो रहे हैं इनका रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि हमने अपनी आइडेंटिटी खो दी, हमने अपनी आइडियोलॉजी खो दी। तो ये जो संघ का काम है ये नया नहीं है। अगर किसी को लगता है कि संघ का काम नया है, हम 20 महीने से इसकी प्रैक्टिस नए तरीके से कर, ये है हमारे बाप दादाओं का, पुरखों का, बुद्ध से भी पहले का, ये नया नहीं है। इसकी प्रैक्टिस हम नए तरीके से दोबारा से करते हैं। इसके जितने भी नियम हैं, जितने भी रूल हैं, वो सारे नेचर पे आधारित है, सारे नेचर से इंस्पिरेशन लेके, या वो जो त्रिपिटक में लिखे हुए हैं। तो जब संघ ने काम करना शुरू किया दोबारा, अच्छा संघ क्या होता है? संघ वो होता है कि जहां पे दो लोग साथ बैठते हैं वो संघ में है, वो संघ। और समण संघ वो होता है जहां पे सारे समण साथ हैं, एक से ज्यादा समण जहां भी होगा वो समण संघ। समण संघ में आने के लिए कोई भी पर्ची नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई फीस नहीं है। आपकी आइडेंटिटी समण है, आप चाहे अपने माँ के पेट में हो, अगर आप समण हो तो आप ऑलरेडी समण के संघ में हो। बस आपको काम करना है। अगर आप एक्टिवली काम कर रहे हो तो आप समण संघ के स्पोक हो, अगर आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे हो तो आप समण तो हो ही, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी है जिससे आपको दूर भगाया गया। तो जब संघ बैठता है तो संघ हमेशा बात करता है एक्शन की, संघ कभी रिएक्शन की बात नहीं करता। आजकल अगर आप देख रहे होगे, जब से मोबाइल फोन हमारे हाथ में आया है, बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में आई हैं। इधर राजस्थान के अंदर सबसे पहले एक लड़का मारा गया अभी रिसेंटली, जिसकी मूछें रखने के बाद आंदोलन निकले, संगठन पहुंचे, नेता पहुंचे, गिद्धों की तरह पहुंचे वहां जाकर फोटो खिंचाई, भाषण करे। उसको न्याय मिला? नहीं मिला। उसके बाद वहां पे एक बच्चा जिसने मटका छू दिया वो भी मार दिया, फिर कोई और मर जाएगा, फिर कोई और मर जाएगा। लेकिन ये जो अत्याचार है, जो शोषण है, ये कभी खत्म नहीं होंगे। ये खत्म इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जो लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो कोई भी मार के चला जाता है, उनके बच्चे को कोई भी मार देता है, उनके जवान को मूछें रखने में कोई भी मार देता है, उनकी महिलाओं को, उनकी बहनों को कोई भी उठा के ले जाता है। इकट्ठे नहीं है ना। अगर इकट्ठे होंगे तो किसी माइकलाल में तो दम है नहीं कि वो हमको किसी भी तरह से छेड़ देगा, क्योंकि जो लोग इकट्ठे रहते हैं उनसे लोग डरते हैं। जंगल में अगर कुत्ते भी इकट्ठे हैं ना तो भी शेर को फाड़ के खा जाते हैं, जबकि शेर बोलते हैं जंगल का राजा है। कुत्ते भी अगर इकट्ठे हैं तो वो भी शेर को फाड़ के खा जाते हैं। तो जो इकट्ठे होने का कानून है ये नेचुरल। तो ये जो है वहां एक्शन होता है और हमारे मोबाइल में खबर आती है कि मूछें रखने पे मार दिया, पानी का घड़ा छूने पे मार दिया, या कुछ करने में मार दिया, लड़की को उठा के ले गए या बहन को उठा के ले गए, और हम सारे के सारे गाली बकने में लग जाते हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर हम कुछ नहीं पाते। उसका रीजन ये है कि हम सारे के सारे रिएक्शन में काम करते हैं। संघ रिएक्शन में काम नहीं करता, संघ इन घटनाओं में नहीं पड़ता। संघ ना इन घटनाओं पे रोने जाता है, ना वहां झंडा उठाने जाता है, ना डंडा उठाने जाता है, क्योंकि संघ का जो काम है वो एक्शन का है, ये बताने का है कि आइडियोलॉजी क्या है, आइडेंटिटी क्या है और कैसे आगे हम जीत पाएंगे। संघ जो काम कर रहा है वो ये काम कर रहा है कि किसी में हिम्मत ही ना हो किसी समण को छू दे। इसलिए हमको इकट्ठा होना है। अगर हम इकट्ठे रहेंगे किसी में हिम्मत नहीं होगी, लेकिन अगर हम इकट्ठे नहीं रहेंगे, हर दिन ले जाएंगे उठा के, हर दिन मारेंगे, हर दिन काटेंगे, हर दिन प्रताड़ना। इसलिए संघ रिएक्शन में काम नहीं करता, हमेशा एक्शन में काम करता है। जब संघ बैठा तो संघ ने ये देखा कि क्या कारण है जिसकी वजह से हम अभी तक बिखरते आ रहे हैं। तो ये जो पीछे लिखे हुए 10 गोल्डन नियम है, संघ हर 1 तारीख को बैठता है महीने की, और ये बैठ के ये डिसाइड किया। संघ में जो लोग एक्टिव काम करते हैं वो सारे के सारे बैठते हैं, ऑनलाइन पोर्टल पे बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं कि भाई अब संघ को आगे क्या काम करना है। किसी का कोई एजेंडा होता है उसको लगाते हैं, और जैसे वो पास हो जाता है वो संघ का संघाधिशेष हो जाता है, वो संघ का आदेश हो जाता है। संघ ने ये देखा कि हमको क्या करना है जिसकी वजह से हम आगे ना बढ़े, तो संघ ने बनाई ये 10 गोल्डन नियम। ये नेचुरल है, नेचर पे आधारित है, और ये पहले से चले आ रहे हैं। सबके पास ये बिल्ले हैं, सब इन 10 नियमों को पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम है केवल समण। संघ में कौन आ सकता है? केवल और केवल समण आएगा, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं
वो श्रवण के लिए कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं वो श्रवण है, जो बेनिफिट उठाएंगे संघ का वो श्रवण होंगे, जितने भी फायदे होंगे वो श्रवण के होंगे। दूसरा आता है चंदा कभी नहीं। चंदा एक बीमारी है जिसका इलाज है चंदा बंद करना। 4 आदमी इकट्ठे हुए, एक संगठन बनाया, लोगों से चंदा लिया, वो चंदा इकट्ठा हुआ, उस चंदे के पीछे झगड़ा हुआ, चारों बट गए। ऐसा ही होता आता है, इसी तरीके से सारे बढ़ जाते हैं, चंदे की वजह से झगड़े होते हैं और चंदा लोगों को बांटता है। और वैसे भी काम करने के लिए, सामाजिक काम करने के लिए चंदे की क्या जरूरत है? हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये सर बैठे हुए हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी है, इन्होंने संघ को प्रॉपर्टी दे दी एक दिन के लिए, संघ ने बैठ के संगति कर ली। अगर कोई हमारी ऐसी प्रॉपर्टी ना होती किसी श्रवण भाई की, तो कहीं पे ऐसी जगह कर बैठ के करनी पड़ती, तो वहां का जो खर्चा आता सब अपना अपना देते। रोटी हम अपने घर से लाए हैं, मिल बांट के खा लेंगे। अगर कहीं पे नहीं होती तो उसको अगर जो बनाते तो बनाने का जो खर्चा आता बराबर बराबर दे देते हैं। जैसे अभी दिल्ली में 12 फरवरी को संगति हो रही है, दिल्ली में ऐसी जगहें कम है हमारे पास जो हमारे अपनी हो, इसलिए हमको तालकटोरा स्टेडियम लेना पड़ा। उसमें जो टोटल खर्चा आ रहा है एक आदमी का 310 रुपए आ रहा है। 310 रुपए में जो अपना बैठने का खर्चा, खाने का खर्चा, जो बाकी छोटे मोटे खर्चे हैं वो टोटल खर्चा, तो जो खर्चा होता है सब उसका हिसाब आपके हाथ दे देता है। आप अगर आएंगे तो 310 रुपए अपना खर्चा जमा कराएंगे और बैठ जाएंगे, हिसाब अपना लेके चले जाएंगे उस 310 रुपए का क्या हुआ। इसलिए अगर वैसे भी पैसे से काम हो रहा होता तो बाबा साहब बता के जाते कि मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, तुम एक काम करना, तुम करोड़पति बन जाना, तुम्हारा उद्धार वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि जिसको ये गफलत है कि आज मेरे पास पैसे हैं, या जिसको ये गफलत है कि पैसे से बच सकते हैं, तो वो अशोक का काल देख ले। अशोक के काल में एक से एक अमीर लोग थे, अनाथ मंडक जैसे लोग थे जो खत्म हो गए, यानी पैसा भला नहीं करता, इसलिए चंदे को खत्म किया। चंदे की जरूरत नहीं है हमें जोड़ने के लिए। तीसरा आता जाति का अभ्यास कभी नहीं। जाति नामक कोई चीज ही नहीं है, जाति हवा में है। बाबा साहब भी बता के गए कास्ट इज एन ओशन, ठीक है, जाति हवा में है, कहीं पे है नहीं। आप मानोगे तो है, नहीं मानोगे तो नहीं है। अगर आप उसको पकड़ के बैठे रहोगे या उसको नाम के साथ इस्तेमाल करोगे या उसका अभ्यास किसी भी तरह से करोगे तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपकी आइडेंटिटी जाति नहीं है, आपकी आइडेंटिटी एक है, वो है समर्थ। आप जिस दिन अपने मन से, अपने मस्तिष्क से ये बीमारी निकाल दोगे कि हम किसी जाति से हैं, या उसका अभ्यास बंद कर दोगे और ये एक आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम सबके सब समण हैं, पुराने समण हैं, उस दिन हमारी जीत निश्चित है। इसलिए संघ में जाति का अभ्यास ही नहीं होता। ना संघ में किसी की जाति पूछी जाती है, ना बताई जाती है। कोई अपना नाम जाति से बताता भी है तो उसको चुप कर देते, भैया तू बैठ जा, तेरी जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जाति तोड़ने का काम करती है, जाति जोड़ने का काम नहीं करती। फिर आता है केवल संघवाद। संघ में व्यक्तिवाद नहीं चलता, संघ में क्षेत्रवाद नहीं चलता, संघ में पैसावाद नहीं चलता, संघ में किसी तरह का कोई बात नहीं चलता। संघ में सिर्फ और सिर्फ संघवाद चलता है। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हम एक संघ के रूप में बैठे हैं और हम संघवाद में बैठे हैं। यहाँ पे कोई व्यक्तिवाद नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ किसी व्यक्ति को जो है ना किसी की जय जयकार हुई, ना किसी को आगे बढ़ाया गया, ना किसी को पीछे घसीटा गया, व्यक्ति नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ संघ बैठा है, संघ अपनी बात करके उठेगा यहाँ से। पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। व्यक्तिवाद भी तोड़ता है। और एक चीज और आपने देखी होगी, कहीं पे कोई बैठक होती है, 4 आदमी आते हैं, सामने स्टेज लगती है, ऊपर जाके बैठ जाते हैं, उसमें से कोई कोषाध्यक्ष होता है, कोई अध्यक्ष होता है, कोई महासचिव होता है, कोई पदाधिकारी होता है, कोई पदाधिकारी होता है। फिर क्या कहते हैं, फलाने जी आ रहे हैं, इनका तालियों से स्वागत किया जाए। क्या दे दी? प्रतिष्ठा दे दी। उसका क्या कर दिया? ईगो मसाज कर दिया, मंच दे दी। और माला डाल दी तो फिर तो पूछो ही मत, वो तो रात को सपना देख के सोता है, सुबह तो मुख्यमंत्री बनूंगा, उससे नीचे नहीं सोचता। तो इससे संघ ने बीमारी भी खत्म कर दी, क्योंकि ईगो जब बड़ा होगा तब मैं आएगा, और जब मैं आएगा हम की भावना नहीं आ सकती, और हम की भावना नहीं आएगी तो संघ नहीं बन सकता। इसलिए संघ ने इस बीमारी को भी जड़ से खत्म कर दिया। ना मंच है, ना माला है, ना पद है, ना प्रतिष्ठा है। पंजीकरण कभी नहीं। ये बड़ा मजेदार है। मैंने मकान लिया, गाड़ी ली, जमीन ली, सबसे पहले उसका क्या कराता हूं? पंजीकरण। क्यों? क्योंकि मेरा मालिकाना हक है। अब समाज के काम पे किसी का मालिकाना हक हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, किसी का नहीं हो सकता। और संघों का तो पंजीकरण ना पहले हुआ, ना अभी हुआ, ना आगे हो सकता है। और कभी पंजीकरण हो जाए तो समझ लेना संघ नहीं है। इसलिए संघ पे किसी का मालिकाना हक नहीं हो सकता, तो संघ का पंजीकरण भी नहीं हो सकता। संघाधिशेष सबसे ऊपर। जब हम सारे के सारे संघी लगे हुए हैं, सारे के सारे श्रवण काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं, तो हम जो भी डिसीजन लेंगे उसके गलत होने की जो संभावना है वो मिनिमम हो जाएगी। अभी तक तो ऐसा कोई डिसीजन हुआ नहीं है संघ में
कि जो हमारे फायदे के लिए ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो उसको सारे संघी ठीक भी कर सकते हैं। इसलिए संघ का जो भी डिसीजन है वो संघियों की खुशी के लिए है। संघ जो है आप ये समझिए एक नदी की तरह चलता है। आज इधर रास्ता मिल रहा है तो इधर चलेगा, अगर यहां से रास्ता नहीं मिल रहा तो संघ अपना रास्ता खुद बना लेगा। संघ कोई सोच के नहीं बैठा हुआ कि वो अचीव करना है। अगर वो अचीव करना है तो भैया उसके लिए तो संघ फिर उसके हिसाब से लोग उसके हिसाब से काम करते हैं। संघ तो सदा सदा के लिए होता है, संघ काम सदा सदा के लिए होता है। जैसे जैसे समस्या आती है वैसे वैसे संघ निवारण करता है, जैसे जैसे निवारण करता है वैसे वैसे आगे चला जाता है। और हर एक तारीख को जब संघ बैठता है, संघ जो फैसले लेता है वो संघाधिशेष कहलाते हैं, वो सबसे ऊपर है। हर संघी के लिए, हर समर संघी के लिए जो एक्टिवली काम कर रहा है संघाधिशेष सबसे ऊपर है। संघ ने अगर कह दिया कि आप यहाँ मथुरा में संगति लगाओगे और यहाँ पे बैठ के जो है गोल्डन नियम ये बताएंगे या कॉन्सेप्ट ये बताएंगे या चाय ये पिलाएंगे, तो संघ का आदेश है वो मानना ही पड़ेगा। अगर संघ कहता है कि 10 गोल्डन नियम पे ही हमें चलना है तो वो संघ का आदेश है, उस पर चलना ही पड़ेगा। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। लोगों को अक्सर ये भ्रांति हो जाती है तो कोई सोशल काम हो रहा है, कोई सोसाइटी में काम हो रहा है तो उसका जो एंड रिजल्ट है वो राजनीति है। लेकिन वास्तव में राजनीति संघ के आगे बहुत छोटी चीज है। राजनीति संघ के पैरों के नीचे से होकर जाने वाली चीज है। राजनीति संघ के हाथ का खिलौना है। अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे जो लोग हमसे संघ सीख के संघ बना के बैठे हुए हैं वो राजनीति चलाते हैं संघ के माध्यम से। अगर उनका संघ कहता है कि राजनीति ऐसे चलेगी तो राजनीति वैसे चलेगी। इसलिए राजनीति संघ के आगे बहुत छोटी चीज होती है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो संघ का कॉन्सेप्ट है वो हमसे लिया है। उन्होंने हमको अपनी सारी बीमारियां दी हैं ये, और हमारी जो एक अच्छी चीज है वो ले ली है। तो इसलिए संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, उल्टा राजनीति हमारे पास आती है, संघ के पास आती है। और संघ जब आइडियोलॉजी पे काम करेगा तो संघ में से किसी संघी को राजनीति में जाना है तो वो जा सकता है। जैसे बाकी सारे काम है वैसे राजनीति भी एक काम है। क्योंकि अगर संघ हमारे पास होता तो हमारे जो आरक्षण से 131 सांसद बैठे हुए हैं संसद में वो हमारी बात करते, लेकिन वो आइडियोलॉजिकल तो है नहीं, क्योंकि उनका संघ तो है नहीं। किसी सांसद से बात करो, मैं दिल्ली में रहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ, मेरी बहुत सारे सांसदों से बात होती है, तो उनसे कुछ कहो तो वो एक चीज कहते हैं, यार हमारे पीछे लोग। ठीक है, अगर कोई चाहता भी है कि वो अपनी बात कहे तो भी नहीं कह पाता, क्योंकि वो कहता है हमारे पीछे लोग, यानी वो संघ में नहीं है, उनके पीछे उनका संघ नहीं खड़ा होगा। अगर उनका संघ उनके पीछे खड़ा होगा तो वो हमारी ही आइडियोलॉजी की बात करेंगे, संघ की आइडियोलॉजी की बात करेंगे, संघी की आइडियोलॉजी की बात करेंगे, उसके अलावा किसी की बात नहीं करेंगे। तो इसलिए संघ राजनीति में नहीं जाता। संघी को किसी को जाना है तो वो जाए, अगर वो जाएगा तो संघ की ही बात करेगा, क्योंकि उसने सीखा ही संघ में वो है। और जब वो संघ से जाएगा परमिशन लेके तो वो संघ का एक्टिव मेंबर नहीं रहेगा। यानी 1 तारीख को जब संघ बैठ रहा है उसमें जो डिसीजन हो रहा है उसमें उसका कोई सी नहीं है। तो ये भी चांस खत्म हो जाता है कि अगर वो राजनीति में जाएगा तो कोई संघ में इन्फ्लुएंस कर पाएगा। संघ घातक की वापसी कभी नहीं। अब हम संघी सारे के सारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरे देश को जोड़ने में लगे हैं, पूरी दुनिया को जोड़ने में लगे हैं, क्योंकि संघ के अंदर तो देश से भी विदेश से भी सब लोग हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, जगह जगह गाँव में काम कर रहे हैं, संघ की आइडियोलॉजी को फैला रहे हैं। तो संघी जितने भी काम कर रहे हैं, अगर कोई षड्यंत्र करके, कोई अपनी स्कीम लगा के, कोई गलत मंशा से संघ में घात करता है, यानी हम सब लोगों के साथ घात करता है, तो संघ उसको निकाल के बाहर खड़ा कर देता है और उसकी वापसी संघ में कभी नहीं। आपने देखा होगा कि गांव में, देहात में, पंचायत में क्या कहते हैं कि तुझे समाज से निकाल दिया, या तुझे जो है समाज निकाला दे दिया, तुझे तड़ी पार कर दिया, तुझे गांव से निकाल दिया, बिरादरी से बहिष्कार कर दिया। तो यानी उसकी जो सोशल आइडेंटिटी है वो खत्म कर दी और उसकी वापसी कभी नहीं होती। यही संघ है। अगर संघ में कोई संघात करता है तो उसको संघ निकाल देता है, कहता है तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी वापसी भी अब कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अब जो एक बार घात करके गया है उसकी गारंटी वो आएगा तो घात करेगा, इसलिए संघ उसको निकाल देता है। ये 9 बातें जो ऊपर बताई हैं, ये 9 बातें, ये नियम है जो संघ का आधार है। अब ये नियम तो सबने जान लिए, लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि ये नियम ऐसे ही रहेंगे या नहीं। संघ ने जो काम किया है वो किया है 10वें नियम। 10वां जो नियम है, 10वां नियम कहता है
उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य। ये संघ के बेसिक गोल्डन नियम है, ये कभी नहीं बदलने वाले। 10वां जो नियम है ये उसकी गारंटी करता है। ये आप ऐसे मानो कि तिजोरी में माल रखा, तिजोरी में ताला लगाया और चाबी कहीं फेंक दिया वो तिजोरी में। ये 10वां नियम गारंटी देता है कि संघ ऐसे ही चलेगा। संघ में छोटे मोटे जो नियम है वो बनते रहते हैं, वो बदलते भी रहते हैं, संघ अपने हिसाब से बदल देता है, लेकिन ये नियम कभी नहीं बदले जाएंगे क्योंकि ये संघ का आधार है। तो ये जब 10 गोल्डन नियम बनते हैं तो संघ बनता है। जिस समण को ये 10 गोल्डन नियम समझ आते हैं वो संघ को एक्सेप्ट करता है, संघ में आता है, एक्टिवली काम करना शुरू कर देता है। ये जैसी सभा आज हम यहाँ लगा रहे हैं ना, ये इकलौती सभा नहीं है। ऐसी सभाएं रोज देश में लग रही हैं और रविवार को तो एक साथ 10-10, 20-20 जगह पूरे देश में और विदेश में ऐसी सभाएं लग रही हैं जहाँ पे संघ की बात हो रही है, संघ की चर्चा हो रही है और लोगों को संघ का आइडिया पसंद आ रहा है, क्योंकि लोगों को ये बात समझ आती है कि अगर हम जुड़ेंगे तभी हम जीतेंगे, अगर हम नहीं जुड़ पाएंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत सकते। बनी सिंह सर हैं वो, उसमें एक समण ग्रंथ रखा होगा सर, समण ग्रंथ निकाल के दे देना वो डब्बे में से। हाँ, पंडित जी के पास में